बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 का फोर्थ टॉपिक करेंगे, दैट इज़ एम्पेयर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। स्टूडेंट्स, एम्पेयर्स लॉ को मैग्नेटिज्म में वही इंपॉर्टेंस हासिल है जो गॉसेस लॉ को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम गॉसेस लॉ यूज़ करते थे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस या चार्ज सिमेट्रीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड करने के लिए। हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई किया। फर्स्ट उसकी एप्लीकेशन थी, हमने एक चार्ज रबर बैलून लिया जिसके आउटर सरफेस पे हमने चार्ज जो था वो स्प्रेड किया और हमने देखा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आई। देन हमने सेकंड एप्लीकेशन में देखा कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो तो उसके करीब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। देन हमने टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली। यानी डिफरेंट चार्ज सिमेट्रीज के लिए हमने गॉसेस लॉ को यूज़ किया, क्या फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल इसी तरह जो एम्पेयर्स लॉ है ये अब डिफरेंट करंट सिमेट्रीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होगा। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन आप देखें। एम्पेयर्स लॉ की जो डेफिनेशन बन रही है वो ये है, सम ऑफ द क्वांटिटीज B डॉट डेल्टा L फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स इनटू विच द कंप्लीट लूप हैज़ बीन डिवाइडेड इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा, यहाँ ज़रा फिगर में देखें, ये आप कंसिडर करें आपके पास कोई एक वायर है, ये जो स्ट्रेट खड़ी है। इस वायर के अंदर से जब करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा सर्कुलर फॉर्म में। पिछले टॉपिक में आपने देखा कि जब भी किसी वायर में से करंट गुजरेगा तो उसके अराउंड करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इन सर्कुलर फॉर्म। अब इस सर्कुलर फॉर्म के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने जब मालूम करनी है तो उसके लिए आप कुछ सर्टेन स्टेप्स करेंगे। उससे रिलेटेड है एम्पेयर्स लॉ। अब यहाँ अगर आपने इस पूरी सरफेस को डिफरेंट पाथ एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर पाथ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो P है, तो B और हर पाथ की जो लेंथ है आप लेंगे डेल्टा L, ये लिखा हुआ डेल्टा L। अब B डॉट डेल्टा L जो है हर एलिमेंट के लिए जब B डॉट डेल्टा L आप निकाल लेंगे एंड पे आप सबको सम करेंगे तो वो सम किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट I। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है इस टॉपिक के अंदर ही है। मैं आपको डेफिनेशन समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि द सम ऑफ द क्वांटिटीज B डॉट डेल्टा L फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स इनटू विच द कंप्लीट लूप हैज़ बीन डिवाइडेड इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। अब ये म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, इसको भी हम आगे जाके देखेंगे कि इसका नाम क्या है और आई यहाँ पे क्या है, टोटल करंट जो इस लूप के अंदर है। ठीक हो गया जी। तो ये थी एम्पेयर्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। इसको मज़ीद थोड़ा सा आप खोलें तो इस फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा आता है। ठीक हो गया, यानी कि B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू B डेल्टा L इंटू कॉस थीटा। अच्छा जी, अब ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आएँ। आपने कंसिडर करना है, कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर इन विच करंट I इज़ पासिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये कोई एक वायर है जिसके अंदर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में गुजर रहा है। ड्यू टू दिस करंट अ फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। द फील्ड इज़ अ क्लोज्ड पाथ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R। अब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो एक क्लोज्ड पाथ की फॉर्म में होगा और उसका रेडियस क्या होगा, R होगा। दिस क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड एज एम्पेरियन पाथ। इस क्लोज्ड पाथ को आपने क्या कहना है, एम्पेरियन पाथ। जिस तरह आप गॉसेस लॉ में क्लोज्ड एक सरफेस कंसिडर करते थे और आप उस क्लोज्ड सरफेस को कहते थे गॉसियन सरफेस, बिल्कुल उसी तरह एम्पेयर्स लॉ में ये क्या है, एम्पेरियन पाथ है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपने इस पाथ के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, इस टोटल पाथ को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। यानी ये एक टुकड़ा कर लिया, फिर यहाँ से ये एक टुकड़ा, इसी तरह इसको
n स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे और हर पैच की लेंथ होगी डेल्टा एल और हर पैच के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी बी। ये एक पैच के लिए उन्होंने डेल्टा एल और बी को शो किया है। ये आपकी बुक में भी फिगर बनी हुई है। अच्छा जी, अब आप वही बातें लिखी हुई, नाउ डिवाइड दिस पाथ यानी कि वो जो एक सर्कुलर एम्पेरियन पाथ है इनटू n स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ डेल्टा एल, लेट बी बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी फॉर सच एन एलिमेंट, यानी कि बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू है हर एलिमेंट डेल्टा एल के लिए इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड डेल्टा एल। अब स्टूडेंट्स उस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एक सर्टेन एंगल भी बन रहा होगा जिसको हम लेंगे थीटा, देन बी डॉट डेल्टा एल बाय एम्पेयर्स लॉ जो है वो बी डॉट डेल्टा एल किसके इक्वल होगा, बी डेल्टा एल इंटू कॉज ऑफ थीटा, वेयर बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एल। स्टूडेंट्स अगर इस तरह कोई चीज़ पड़ी हुई हो, मैं कहती हूँ ये बी है और ये क्या है, एक खास लेंथ है। अगर आपने इनका प्रोडक्ट लेना है तो आप क्या करेंगे, पहले बी को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। ये डेल्टा एल है, अच्छा जी, बी को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ये हो जाएगा बी साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा बी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इस बी कॉस थीटा की बात कर रहे हैं कि बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एल, यानी ये जो बी है इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो बी कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो एल की ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपने लिखा बी डेल्टा एल कॉस थीटा, यहाँ से बी कॉस थीटा जो है बी का ही कंपोनेंट है। अब यहाँ तक आपने क्या किया है, आपने सरफेस को n स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ लेंथ डेल्टा एल में डिवाइड किया और हर एलिमेंट के अंदर जो b की वैल्यू है यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो b आई और b और डेल्टा एल के बीच में एंगल आया थीटा। अब आपने क्या करना है, गॉसेस लॉ एम्पेयर्स लॉ अप्लाई कर देना हर पैच या हर एलिमेंट के ऊपर। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ सम ऑफ b डॉट डेल्टा एल फॉर ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू दी म्यू नॉट टाइम्स दी करंट इनक्लोज्ड बाय दी लूप। अगर आप देखें फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, बी डॉट डेल्टा एल फॉर फर्स्ट एलिमेंट प्लस बी डॉट डेल्टा एल फॉर सेकेंड एलिमेंट प्लस बी डॉट डेल्टा एल प्लस फॉर थर्ड एलिमेंट प्लस सो ऑन अप टू बी डॉट डेल्टा एल इंटू nth एलिमेंट प्लस अप टू बी डॉट डेल्टा एल कैपिटल एन। अब कैपिटल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में आपने सरफेस को डिवाइड किया था तो आपने हर एलिमेंट के लिए जो b डॉट डेल्टा एल निकाला उन सबको आपने ऐड कर दिया तो बाय एम्पेयर्स लॉ किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट इनटू करंट के इक्वल आएगा। ठीक हो गया जी। अब इस सारे को हम समेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि n स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू कैपिटल N b डॉट डेल्टा n और सबस्क्रिप्ट में आप लिख देंगे n इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दिस इज नॉन एज एम्पेयर सर्किटल लॉ। इसको आप क्या बोलते हैं जी, ये है एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो जी जो म्यू नॉट था वो क्या था स्टूडेंट्स, म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि किसी अगर आपने कोई भी एक कंडक्टर रखा हुआ है तो उसके अराउंड कौन सा मीडियम है वो इस चीज़ की इजाज़त देगा कि अब उस कंडक्टर के अराउंड कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी है। तो वो क्या होती है, उस मीडियम की परमिएबिलिटी होती है, यानी कि मीडियम जो है वो कितना आपको परमिट करता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो। कि कुछ मीडियम्स ऐसे होंगे जो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करने की परमिशन देंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर से कम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा या कम मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है म्यू नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। तो वो म्यू होती है परमिएबिलिटी, लेकिन अगर फ्री स्पेस के लिए होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यू नॉट। तो सिस्टम इंटरनेशनल में जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, यानी कि आपके म्यू नॉट की वैल्यू आ गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये जो वैल्यू है अक्सर एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, सो आप इस वैल्यू को विद यूनिट्स जो है याद रखेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी करंट सिमेट्री या किसी भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। अब नेक्स्ट हम जो है एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे।
एम्पेयर्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है जी सोलेनाइड। एक्चुअली यही एक एप्लीकेशन है एम्पेयर्स लॉ की। तो नाम क्या है? फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड। अगर आपके पास एक करंट कैरिंग सोलेनाइड हो तो उसके इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड वो कितना प्रोड्यूस होगा या किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स, सोलेनाइड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए सोलेनाइड क्या होता है। उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ लॉन्ग टाइटली बाउंड cylindrical coil of wire is termed as solenoid। अब स्टूडेंट्स आप कंसिडर करें आपके पास कोई एक कॉपर की वायर है, ठीक हो गया। उस कॉपर की वायर को आप अपनी फिंगर के ऊपर लपेटना शुरू करें, लपेटते जाएं और एक एंड जहाँ से आपने लपेटना शुरू किया वहाँ पे आप थोड़ी सी वायर को छोड़ेंगे, देन जहाँ पे लपेटना एंड किया वहाँ से थोड़ी सी वायर को छोड़ेंगे और उसको फिर आप क्या करें, उस वायर को जो आपने लपेटी हुई है अपनी फिंगर के ऊपर उसको उतारें तो इस शेप की एक रिंग सी बन के आपके सामने आएगी। अक्सर ये इस तरह के कॉइल वाले रजिस्टर भी होते हैं आपके पास, ठीक हो गया। तो ये क्या कहलाता है? सोलेनाइड। इसको आपने टाइटली बाउंड करना होता है इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये आप देख रहे हैं एक सिलेंडर की फॉर्म में ही बना हुआ है, ठीक हो गया। और इसको जब आप करंट देंगे तो इसमें से जब करंट गुजरेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होगा। इसको क्या बोलेंगे आप? इस टाइटली बाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर को सोलेनाइड बोलेंगे। अच्छा जी, इस सोलेनाइड की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी हैं। इसकी इनफाइनाइट लेंथ होगी, मतलब इसकी इनफाइनाइट लेंथ भी हो सकती है कॉपर वायर यूज़ करके। इसकी पैकिंग जो है वो बहुत टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। इनसाइड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। आप देख रहे हैं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें से जो करंट गुजर रहा है उसको मैंने इन एरो से शो किया हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, यहाँ से करंट लीव कर रहा है और इसके अंदर करंट के फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो ये वाली लाइन्स शो कर रही हैं, जो सर्कल्स भी हैं और ये स्ट्रेट लाइन्स भी। अब आप देख रहे हैं कि सोलेनाइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा हैं और क्लोजली स्पेस्ड हैं, जबकि सोलेनाइड के बाहर बहुत कम, तकरीबन एक ही लाइन जा रही है। तो इसका मतलब हुआ बी जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, यूनिफॉर्म होगी और कंटिन्यूस होगी, ठीक हो गया। और आउटसाइड क्या होगी? वीक होगी मैग्नेटिक फील्ड, तकरीबन 0 होगी, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ जब भी आपको एक सोलेनाइड दिया जाएगा, आप उसमें से करंट की डायरेक्शन आपको प्रोवाइड की जाएगी और कहा जाएगा जी कि अब आप इसमें फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो एक तो चीज़ आपको वैसे याद होनी चाहिए कि जहाँ से करंट एंटर होगी उस साइड पे साउथ पोल बनेगा और जहाँ से करंट लीव करेगी वहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड का यानी मैग्नेट का साउथ पोल किस तरफ बनेगा? जिस तरफ को करंट एंटर होगी और जिधर से लीव करेगी वहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को बाय राइट हैंड रूल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को। तो राइट हैंड रूल को किस तरह अप्लाई करेंगे आप? होल्ड द सोलेनाइड इन द राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आप क्या करेंगे जी? आपका जो राइट हैंड है आपने क्या करना है? फिंगर्स आपने करंट की डायरेक्शन में कर्ल करनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा राइट हैंड है तो करंट इस तरफ को आ रहा है, यूं फिंगर्स को मैं कर्ल करूंगी, ठीक हो गया। और ये जो है थंब मेरा क्या शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यही है ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ की तरफ। कर्ल करना है फिंगर्स को आपने टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब जो होगा इरेक्टेड थंब वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यही अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती, यहाँ से करंट लीव कर रहा होता, यहाँ से एंटर कर रहा होता, तो यूं होनी थी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन इस तरफ को साउथ नॉर्थ पोल बनना था और इस तरफ को साउथ पोल बनना था। अब है जी नेक्स्ट स्टेप्स टू फाइंड फील्ड ड्यू टू अ सोलेनाइड। तो अब जो हमारा काम था कि हम एम्पेयर्स लॉ को किस तरह यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने इसको अप्लाई किया सोलेनाइड पे। उसके लिए कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको? ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सोलेनाइड। जो सोलेनाइड है उसके स्कीमेटिक डायग्राम को आप ड्रॉ करेंगे। देन ड्रॉ एम्पेरियन पाथ, फिर एक क्लोज्ड एम्पेरियन पाथ आप ड्रॉ करेंगे। फाइंड द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल। हर पाथ के लिए आपने बी डॉट डेल्टा एल फाइंड आउट करना है।
देन आप क्या करेंगे, अप्लाई एम्पेयर्स लॉ बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा जी, यहाँ पे बुक में जो आपको फिगर दी हुई है वो कुछ इस तरह से है। उस फिगर को अगर हम स्कीमेटिकली ड्रॉ करें तो उसकी कुछ यूँ शक्ल बनती है। ये ऊपर जो डॉट है ये क्या शो करते हैं कि फील्ड आउट ऑफ द पेज है, और क्रॉस क्या शो करते हैं, फील्ड इनटू द पेज है। तो अब जहाँ पे इनटू द पेज होगी वहाँ आपने क्रॉस लगा दिए, आउट ऑफ द पेज होगी वहाँ पे आपने डॉट लगा दिए, और ये जो एरोस हैं ये शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी बी को शो करेंगे। ठीक हो गया। ये फर्स्ट स्टेप था कि आपने सोलेनाइड की स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर दी। ठीक हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था, आपने एम्पेरियन पाथ को ड्रॉ करना है। तो ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप में क्लोज्ड एम्पेरियन पाथ जो है वो ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इसकी तीन बन रही हैं, चार साइड इसकी बन रही हैं। एक साइड है ए बी जिसको आपने लिया L1 के इक्वल, दूसरी साइड है बी सी जिसको आपने लिया L2 के इक्वल, तीसरी साइड है सी डी जिसको आपने L3 के इक्वल लिया, चौथी साइड है डी ए जिसको आपने L4 के इक्वल ले लिया। अब आपने थर्ड क्या करना है, हर साइड के लिए आपने क्वांटिटी बी डॉट डेल्टा एल को फाइंड आउट करना है। तो पहले आप जी लिख लें, एम्पेयर्स लॉ था क्या, वो था आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू n। अब चूंकि चार साइड्स हैं तो n की जगह 4 लगा दूंगी मैं। बी डॉट डेल्टा एल इंटू यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या आता है, आई आता है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। अब इसको अगर चारों के लिए अप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा, बी डॉट डेल्टा एल फॉर फर्स्ट लेंथ प्लस बी डॉट डेल्टा एल फॉर सेकेंड लेंथ प्लस बी डॉट डेल्टा एल फॉर थर्ड लेंथ प्लस बी डॉट डेल्टा एल 4 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये आई जो है टोटल करंट इनक्लोज्ड है। तो अब आप क्या करेंगे, हर पाथ के लिए आप बी डॉट डेल्टा एल को फाइंड करेंगे। फॉर ए बी इज इक्वल टू L1, यानी कि इस वाले पाथ के लिए आप क्या करेंगे, अब बी डॉट डेल्टा एल फाइंड आउट करेंगे। तो वो है बी डॉट डेल्टा एल, बाहर आएगा 1 क्योंकि फर्स्ट लेंथ के लिए है, इज इक्वल टू बी आ जाएगा, डॉट खत्म करेंगे तो साथ में आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पे डेल्टा एल किसके इक्वल है, L1 के इक्वल है। अच्छा जी, थीटा यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 डिग्रीज, क्योंकि लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है। तो इस वक्त यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 0 डिग्रीज है, और cos 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सो फर्स्ट एलिमेंट यानी L1 के लिए बी डॉट डेल्टा एल जो है आपके पास वो क्या आया, BL1 के इक्वल आया। अब हम सेकेंड वाली लेंथ के लिए फाइंड आउट करेंगे। फॉर बी सी बी डॉट डेल्टा एल 2 आ गया साथ सबस्क्रिप्ट में, इज इक्वल टू, अब डेल्टा एल सेकेंड के लिए क्या है, लेंथ L2 है, और बी कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा क्या बन रहा होगा, थीटा 90 डिग्रीज होगा। ये फिगर आपको बताएगी कि यहाँ पे लेंथ जो है आप देखें अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेंथ ऊपर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये क्या है, 90 डिग्रीज है। हाँ जी, तो cos 90 डिग्रीज क्या होता है, 0 होता है। तो सेकंड एलिमेंट के लिए जब आपने कैलकुलेट किया बी डॉट डेल्टा एल वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। फॉर सी डी यानी थर्ड लेंथ के लिए आप कैलकुलेट करेंगे बी डॉट डेल्टा एल 3 इज इक्वल टू L3 बी कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स आप देखें जो थर्ड लेंथ है वो तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी कि यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब आप यहाँ पे B 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। फोर्थ एलिमेंट के लिए जब आप लेंथ एलिमेंट के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे बी डॉट डेल्टा एल इंटू 4 इज इक्वल टू L4 बी कॉज ऑफ थीटा। तो फोर्थ जो है उस केस में भी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल बनता है। तो यहाँ पे भी कॉज 90 की वजह से सारा फैक्टर हो गया 0। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप जो था, लास्ट स्टेप, हमने क्या करना था, सारे वैल्यूज़ को आप बी डॉट डेल्टा एल्स को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये था फोर्थ के लिए। फर्स्ट के लिए आया था L1 बी, सेकेंड के लिए आया था 0, थर्ड के लिए भी 0, फोर्थ के लिए भी 0। एंड जब आपने सबको ऐड किया तो किसके इक्वल आंसर आना चाहिए, म्यू इंटू टोटल करंट इनक्लोज्ड।
तो ये BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज के इक्वल आ गया। अब आप कंसीडर करें कि जो आपके पास सोलेनाइड था उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, और सोलेनाइड की अगर आप लेंथ ले लें L1, तो टोटल लेंथ के अंदर जब n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो कितना करंट होगा उसके अंदर, उसको हम लिखेंगे दस टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय लूप इज इक्वल टू NL1I। तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 यानी यहाँ पे पुट करेंगे, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3, BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ करंट इनक्लोज्ड की जगह जब आप NL1I पुट करेंगे तो जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, इस तरह से हो जाएगा, म्यू नॉट NL1I, L1 L1 के साथ कैंसिल हो गया और B किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट NI। यानी कि आपने मैग्नेटिक फील्ड यानी B की वैल्यू कैलकुलेट कर ली फॉर सोलेनाइड। तो अब जो है ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन, या यही टोटल एप्लीकेशन है एम्पेयर्स लॉ की, जिसके अंदर आपने एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करके एक सोलेनाइड में से जब करंट पास करेगा तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि किसके इक्वल है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।